हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। आज हम लोग पेपर 5 से संबंधित एक टॉपिक का जो है चर्चा करेंगे और ये टॉपिक जेपीएससी मेंस के पेपर 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे इस डिस्कशन को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी फॉर जेपीएससी चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए हमारे। और यहाँ पर देखिए जो पेपर 5 है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। तो इसी से संबंधित आज एक टॉपिक जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण एवं भारतीय कृषि। ठीक है, इस टॉपिक्स को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, वैश्वीकरण और भारतीय कृषि। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए जानते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अपने देश के बाजार का विश्व के अन्य देशों के बाजार से एकीकरण, इसी को ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण कहा जाता है। जब कोई देश अपने देश के बाजार को अन्य देश के बाजार के लिए भी खोलता है तो उसी प्रक्रिया को जो है एकीकरण की इस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। इसमें सभी क्षेत्र शामिल हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कृषि बाजार को खोलने की बात हो, चाहे औद्योगिक बाजार की खोलने की बात हो, या फिर सेवा क्षेत्र से संबंधित सभी क्षेत्र को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, खोला जाता है और विश्व के जो बाज़ारों को आकर्षित करने के लिए अपने देश के अंदर उस प्रकार की जो है नीति अपनाई जाती है। तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। भले ही ये अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, लेकिन इसका प्रभाव सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होता है, क्योंकि जब लोगों का आवागमन वैश्वीकरण के कारण क्या है, लोग भी आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो संस्कृति का भी क्या है, आदान प्रदान होता है। लेकिन हमें यहाँ पर समझना है वैश्वीकरण और भारतीय कृषि, यानी कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस रूप में भारतीय कृषि पर पड़ा है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत में वैश्वीकरण की नीति को जो अपनाया गया वो 1991 के बाद से ही अपनाया गया। भारत में 1991 का वर्ष जाना जाता है आर्थिक सुधारों के लिए। पीवी नरसिम्हा राव के काल में जो है आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई, और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत हम देखें तो 3 प्रकार की जो है नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसी एलपीजी नीति का एक भाग है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग समझ लिए। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की नीति के लिए जरूरी था कि देश के अंतर्गत लिबरलाइजेशन एवं प्राइवेटाइजेशन को भी अपनाया जाए। ठीक है, अगर देश में जो नीति लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का मतलब क्या होता है, देश में जो नीति हैं उनको सरल बनाना, उसको आसान बनाना। तो उस तरह से अगर नीतियों को आसान या सरल नहीं बनाया जाए तो फिर वैश्वीकरण का भी फायदा नहीं उठाया जा सकता है, और इसी को ध्यान में रखकर जो है तीनों नीति को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण का मतलब। अब अगर भारत में कृषि की बात करें, भारत में अगर कृषि क्यों महत्वपूर्ण है, और जैसा कि कहा जाता है भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो इसका कारण यही है कि भारत में जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। लगभग 50 से 60% लोग जो हैं उनके रोजगार का साधन कृषि है, या कृषि से जो अन्य संबंधित क्षेत्र है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर देश का विकास करना है तो कृषि का विकास आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं भारत को कहा जाता है गाँवों का देश। भारत क्या है, गाँव में बसता है। तो गाँव में रहने वाले किसानों की दशा को अगर सुधारा जाएगा तो देश का भी विकास होगा। इसलिए कहा जाता है कि कृषि का विकास करना जरूरी है अगर देश का सही तरीके से विकास करना हो। और इसी को लेकर देखें तो भारतीय सरकार, वर्तमान सरकार द्वारा भी 2022 तक जो है किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी को लेकर देखें तो अभी वर्तमान में सरकार ने 3 कृषि अधिनियमों को भी पारित किया ताकि कृषि क्षेत्र में सुधार को अपनाया जाए। तो देखिए भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व शुरू से ही रहा है, लेकिन वर्तमान में कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको जो है सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कृषि क्षेत्र जो है देश के विकास का इंजन बन सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कारण भारतीय कृषि पर
किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और किस प्रकार का जो है नकारात्मक। इन दोनों चीज़ों को अगर हम एनालाइज कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारतीय कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शामिल होने से राष्ट्रीय आय बढ़ी है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये क्या है, बाजार को खोलना। तो भारतीय कृषि उत्पाद जब अन्य देशों के बाजार में जाएंगे, कृषि वस्तुओं का क्या है, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये एक प्रभाव देखा गया है भारतीय कृषि के संदर्भ में कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। ग्लोबलाइजेशन के कारण भारतीय कृषि उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा अन्य देशों को निर्यात करने से इसके कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। और जैसा कि अभी हम कोविड-19 का सिचुएशन में भी अगर हम लोग देखें तो ये देखा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्रों का जो प्रदर्शन था उसमें कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने सकारात्मक वृद्धि दर जो है हासिल किया। अन्य क्षेत्रों में कोविड-19 की महामारी के दौरान या जब लॉकडाउन था तो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की, लेकिन कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जहां सकारात्मक बदलाव देखा गया या सकारात्मक वृद्धि रही। ठीक है, और निर्यात के स्तर पर भी वृद्धि हुई कृषि उत्पादों का इस महामारी के दौरान भी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि किस प्रकार कृषि महत्व है और किस प्रकार वैश्वीकरण कृषि को मदद कर सकता है भारत में कृषि को आगे बढ़ने में या फिर कृषि के विकास में। तो सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषिगत वस्तुओं का निर्यात हुआ है। दूसरा पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। देखिए, कृषि उत्पादों का जब निर्यात होता है, ठीक है, तो इससे किस मतलब देखिए, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्यात पर बल दें कृषिगत उत्पादों का। तो कृषि उत्पादों के निर्यात से किस प्रकार से रोजगार में वृद्धि होगी। देखिए, जब भी कोई कृषि उत्पाद निर्यात होता है, किसी अन्य देश में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे ही नहीं कि उत्पादन हो गया और उसका सीधा एक्सपोर्ट हो गया। उसके संदर्भ में उसका प्रसंस्करण होता है, उसको भंडारण किया जाता है या फिर पैकिंग किया जाता है। तो जब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर निर्यात कार्य होगा तो इन क्षेत्रों का भी विकास होगा, चाहे प्रसंस्करण उद्योग हो, भंडारण की सुविधा हो या फिर पैकिंग संबंधित। तो इन क्षेत्रों में क्या है, अपने आप से जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण अगर भारतीय कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होता है तो इसके कारण क्या है, रोजगार में भी वृद्धि होगी। क्यों रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रसंस्करण उद्योग होगा, भंडारण क्षेत्र में या पैकिंग के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्य पर रखा जाएगा और इसलिए जो है रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। इसी तरह विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में अगर विकास होता है तो विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। विश्व व्यापार में भारत एक अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए कृषि के महत्व को यहाँ पर देखा जा सकता है। और एक जो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है नई तकनीक का आगमन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण नई तकनीक का आगमन होता है देश में, कृषि क्षेत्र में। भले ही पूरी तरीके से भारत में इसका फ़ायदा नहीं हुआ है जो नई तकनीक का आगमन, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय किसान हैं वो पिछड़ी हुई तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं और इसमें धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और इसको बदलाव के लिए ज़रूरी है कि वैश्वीकरण का हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि वैश्वीकरण के कारण नई तकनीक का आगमन होता है, चाहे वो कृषि संबंधित कोई भी कार्य हो, चाहे उत्पादन के संदर्भ में हो, भंडारण के संदर्भ में हो, तो इस तकनीक का फ़ायदा हम ले सकते हैं जो अन्य देशों में, क्योंकि तकनीक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के मामले में हमारे देश थोड़ा पीछे है, क्योंकि हम एक विकासशील देश है। जो विकसित देश है वो क्या है, तकनीकी विकास में हमसे आगे है। तो उन तकनीक को हम प्राप्त कर सकते हैं और भारत में जो कृषि में उत्पादन की समस्याएं हैं, उत्पादकता की समस्याएं हैं, उसको जो है समाप्त किया जा सकता है नई तकनीक के माध्यम से। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि नई तकनीक को अपनाने के लिए किसान भी क्या है, राजी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो ये एक फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा है कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का आगमन। ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर निर्यात होता है तो उसका जो पैसा हमें मिलेगा वो क्या है, वो
विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होगा। तो ये फायदा होता है ग्लोबलाइजेशन का। अभी देखिए तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो इसका कारण है कृषि उत्पादों के निर्यात में अगर वृद्धि होती है तो विदेशी मुद्रा का भी देश में आगमन होता है। ठीक है, तो ये एक सकारात्मक प्रभाव में हम ग्लोबलाइजेशन का भारतीय कृषि के संदर्भ में दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने समझाया है उसी चीज़ को आप विस्तार पूर्वक जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कृषि पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण के कारण, और फिर अंत में हम लोग निष्कर्ष भी देखेंगे कि जो सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव में हमें किस रूप से आगे की राह क्या होना चाहिए, और उसको हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे। अब हम लोग नकारात्मक प्रभाव को देखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का केवल सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, कृषि क्षेत्र में इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं और नकारात्मक प्रभाव भी इसको होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कृषि के क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले अभी क्या हुआ है कि उत्पादन व्यय में वृद्धि हो गई, जबकि वस्तुओं की कीमत में कमी देखी जा रही है। ये समस्या हम देखते हैं कि किसानों की जो लागत है उत्पादन के लिए वो काफ़ी बढ़ गई है, और इसका कारण क्या है कि जो बीज आ रहा है, ठीक है, या कीटनाशक या फिर उर्वरक, ये काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो इसके कारण क्या है कि किसानों की लागत में वृद्धि हो रही है, जबकि वस्तुओं की कीमत जो प्राप्त हो रही है वो कम हो रही है। ये ग्लोबलाइजेशन का एक नकारात्मक प्रभाव है, और इसके कारण क्या है, किसान दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि किसान कर्ज लेकर जो है, भारत में किसान ज़्यादातर किसान क्या कर्ज लेकर वो उत्पादन कार्य में चाहे बीज खरीदते हैं या कीटनाशक या उर्वरकों को खरीदते हैं, लेकिन फिर जब बेचने की बारी आती है अपने फसलों की तो वो उसका सही कीमत नहीं पाते हैं। तो इस कारण से क्या है कि किसान दिवालिया होते हैं, और यही कारण है भारत में किसान आत्महत्या की एक बड़ी समस्या। ठीक है, तो अगर हम देखें कि किसानों की आत्महत्या की अगर समस्या है तो इसको हम वैश्वीकरण के प्रभाव से जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखें, भारतीय किसान परंपरागत रूप में क्या है कि जो है अपने घरेलू कार्य के लिए जो है कृषि कार्य करता था, लेकिन आज क्या बाजार से जुड़ गया है, तो बाजार के लिए उत्पादन कर रहा है किसान। तो इसमें क्या है कि उसको महंगे उर्वरक, महंगे बीज का प्रयोग कर रहा है, लेकिन किसी कारण से अगर वस्तु की कीमत नहीं मिलती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो फिर क्या है, किसान दिवालिया हो जाते हैं, और फिर ये एक किसान आत्महत्या का भी जो है कारण है, और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है भारत के संदर्भ में। तो इस चीज़ को नकारात्मक प्रभाव में यहाँ पर दिखाना है। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दे। ठीक है, इसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो इशू है, क्योंकि होता क्या है कि जो भारतीय किसान जो उत्पादन करते हैं, जब किसी देश में निर्यात किया जाता है तो उसको क्या है IPR यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार का जो है मुद्दा कहकर इसको ऐसा होता है कि निर्यात को नहीं किया जाता, निर्यात उसको रोक लगा दिया जाता है, और इस कारण से क्या है, भारत के जो कृषि उत्पाद है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो मानक है, ठीक है, निर्यात से संबंधित जो मानक है वो मानक काफ़ी जटिल है, ठीक है, और वो किसानों की समझ में नहीं आता है, और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो MNCs है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसी को जो है ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फायदा हुआ है। कृषि क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े उद्योग कार्य कर रहे हैं उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है, किसानों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ है, और इसका कारण है वो जो WTO का बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप लोग को दिखाना है कि वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय किसान है, जो छोटे सीमांत किसान हैं, उनको फ़ायदा ना पहुंचकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं, और इसका कारण है ये जो मुद्दा है। ठीक है, इसके साथ साथ भारत अगर ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाया है या कृषि क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो इसका कारण ये है कि भारत में अधिकतर किसान क्या है, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं,
और ये उत्पादन मुख्य रूप से छोटे स्तर पर करते हैं, इनका उत्पादन क्षेत्र भी क्या बहुत छोटा होता है। तो फिर ये जो उस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाते हैं या फिर महंगे बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या है कि जो बाजार निर्यात के लिए उत्पादन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा होता है कि जो अन्य देशों से जो वस्तुएं हैं, कृषि वस्तुएं हैं, वो भारत में आता है तो वो सस्ते मूल्य में मिलता है, तो इससे किसानों को क्या है दोहरा हानि उठाना पड़ता है। इसके साथ साथ वर्तमान में भारतीय कृषि में जो आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या का भी दबाव है, और जिसको हम लोग कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी की समस्या। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव इस रूप में पड़ रहा है कि भारत में जो कृषि की समस्याएं हैं, उन कृषि की समस्याओं को सुलझाए बिना हम भारत में कृषि का सकारात्मक प्रभाव नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत को अपने आंतरिक स्तर पर भी सुधार की जरूरत है, साथ ही साथ बाह्य स्तर पर भी कृषि क्षेत्र में सुधार को आवश्यक रूप से करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि भारत वैश्विक प्रवाह में शामिल है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है इसका निष्कर्ष, यानी कि भारत वैश्वीकरण का एक भाग है, वैश्वीकरण को अपनाता है, और इसलिए ज़रूरी है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि वैश्वीकरण को रोक दिया जाए या फिर जो अन्य देश से यहाँ पर आयात हो रहा है उसको रोक दें। ठीक है, हमें ज़रूरी है कि हम अपने कृषि निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका सही तरीके से समाधान हो, और उसके लिए अध्ययन किया जाए, रिसर्च हो कि भारत में कृषि को कैसे विकास किया जा सकता है, और इसके समस्याओं को समाधान करेगा, तभी भारत जो है वैश्वीकरण का लाभ उठा पाएगा। कृषि संबंधी उद्योग विकसित करने की जरूरत है भारत में। कृषि मुख्य रूप से एक उद्योग का पहलू हो सकता है अगर कृषि को सही तरीके से इसका विकास किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है किसानों को भी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाए। ठीक है, यदि ये उपाय किए जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि ये उपाय किए जाते हैं तो भारतीय कृषि वैश्वीकरण में उत्साहित हो सकती है। वैश्वीकरण का और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है भारतीय कृषि को अगर इन उपायों को अपनाया जाए। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आप निष्कर्ष लिखें तो इसमें आप एक सकारात्मक बिंदु को शामिल करें और कुछ सुझाव के साथ जो ठोस सुझाव हैं उनको शामिल करें। ठीक है, निष्कर्ष ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो कुछ हुआ लिख दिए। ठीक है, निष्कर्ष में पूरे प्रश्न का, पूरे टॉपिक का सार को लिखिए और कुछ जो है ठोस सुझाव दीजिए जिससे जो है उस क्षेत्र में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को इतना ही है, और आप लोग इस टॉपिक को अगर समझ में अच्छा आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।